हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम आपके अपने चैनल मेकजोन पर। तो आज यहाँ पर हमारा सेकंड लेसन होगा मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स सेशन का, और यहाँ पर हम लोग कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है तो आप तक वो सबसे पहले पहुँच चुके। और बहुत सारे और सरप्राइजेज हैं जो आप लोगों के लिए आने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे एजुकेटर्स के द्वारा, जो कि मैकेनिकल गेट में और एसएससी जेई में रैंक होल्डर्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, एमटेक पीएचडी भी कर चुके हैं आईआईटी से। तो ऐसे एजुकेटर से आप लोगों को अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो है एजुकेशन मिले और बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ सिम, ठीक है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने ये चीज देखा कि हमने क्या करना है, हमने मशीन्स को, ठीक है, मैन को, दोनों को इंटीग्रेट किससे कर दिया, एक कंप्यूटर से कर दिया। और इसकी मदद से हमने क्या किया, फिर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है। यहाँ पर फिर हम लोग प्रोडक्शन करने लगे। यही बेसिक चीज थी जो हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एडवांटेजेस यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, इंप्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। अब आपको पता है किसी भी चीज को अगर हम मैनुअल से, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम मैनुअल से शिफ्ट करेंगे मशीन की तरफ, तो नो डाउट यहाँ पर जो भी मैकेनिकली कंट्रोल्ड हमारे एलिमेंट्स होंगे, मशीन्स होंगे या सिस्टम होगा, कंप्यूटर की बात करें तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल आउटकम निकलेगा उसकी जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है, उसकी जो हमारी क्वालिटी है वो नो डाउट यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज ऑफ कैपिटल आर द टू ब्रॉड बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सीए सिम। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हुई और इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पूंजी आप लगाते हैं। एडिशनली उसके अलावा और कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्सिवनेस टू शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स ऑफ डायनेमिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल कंपटीशन। दूसरा है प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपने क्या यूज किया है, यहां पर आपने कंप्यूटर यूज किया है। तो कंप्यूटर की हेल्प से आपको जस्ट एक सिंपल कमांड इनपुट देना है और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा एंड फाइनली वहां से एक आउटपुट निकलेगा जो कि इवेंचुअली आपकी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, रिजल्टिंग इन दी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म। तो ऐसा नहीं है मान लीजिए पहला प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा बन गया, दूसरा प्रोडक्ट खराब बन गया, क्योंकि यहाँ मैनुअली तो कुछ भी इंटरवेंशन होगा नहीं, मैन का इंटरवेंशन यहाँ पर है नहीं पूरा का पूरा, क्योंकि चीजें कंट्रोल्ड है कंप्यूटर द्वारा। तो यहाँ पर जो क्वालिटी मिलेगी वो कंसिस्टेंट मिलेगी, मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट से लेके एंड प्रोडक्ट तक जो आप बना रहे हो, जितने भी लॉट बनेंगे आपके, वो सब के सब क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सबकी क्वालिटी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो यहां पर क्या होता है, प्रोडक्शन पर, शेड्यूलिंग पर, मैनेजमेंट पर, सारी चीजों पर क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सब पर आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सब पहले से आपने शेड्यूल करके रखा हुआ है, आपके पहले से दिमाग में इसका एक ब्लूप्रिंट है और कंप्यूटर से आपको करना है तो सारी चीजें यहां पर क्या होती हैं, प्लान्ड होती हैं एक तरीके से। इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट तरीके से, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीके से आपने अपने रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर लिया, इसीलिए यहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, इंप्रूव कर जाएगी। तो यहां पर सिर्फ कीवर्ड्स देखेंगे, इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल ऑन पीएसएम दैट इज प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा प्रोसेस कंट्रोल भी हो सकता है यहां पर, उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस होती है, ठीक। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैड, ठीक है। अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं कैड। कैड का फुल फॉर्म सी से तो आप समझ ही जाएंगे, कंप्यूटर, ए हो गया आपका एडेड, ठीक है। शुरुआत में हम इसे कहते थे ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, अब इसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दोनों चीजों के नाम से जानते हैं, ठीक है, दोनों चीजों के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैड जो है दोस्तों वो हमारा दैट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो अगर हम लोग इनिशियली बात करें, जो इनिशियल स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ था
वो हुआ था हमारे 2 डायमेंशनल के लिए, ठीक है, वो हुआ था हमारे 2 डायमेंशनल, मतलब इट वाज ओनली लिमिटेड टू 2D एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल एनालिसिस के लिए। जैसे मान लीजिए सर्किल बना दिया, एलिप्स बना दिया, उसके अलावा स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही टाइप के फिगर्स के लिए ही ये चीज यूज करी गई थी इनिशियली, क्योंकि इनिशियली जब भी कोई चीज डेवलप होती है तो उसका एक बेसिक प्रोटोटाइप ही डेवलप हो पाता है, जिसपे लोग आगे और काम करते जाते हैं और फाइनली आपको एक एडवांस्ड वर्जन मिलता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये इन 1970s CAD systems were a little more than drafting software, ठीक है, जो ऑलरेडी ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग थे उस समय 1970s में, उससे थोड़ा सा ज्यादा यहां पर एडिशनल चीजें थी हमारे CAD में, ठीक है। यूज टू क्रिएट 2D ड्रॉइंग्स, कैसी ड्रॉइंग्स, 2D ड्रॉइंग्स। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन में, लेंथ दिखेगी, ब्रेथ दिखेगी, ठीक है, या लेंथ दिखेगी, ब्रेथ दिखेगी, हाइट नहीं दिखेगी, मतलब 3rd डायमेंशन यहां पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लिमिटेड टू सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्रीज ही यहां पर हम लोग डील कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइंस हो गई, सर्किल हो गई, एलिप्स हो गया, एटसेट्रा। दे वर ऑफन रिफर्ड टू एज कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, इसको हम लोग ऑफन कैसे रेफर किया करते थे, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे हमारा एडवांसमेंट हुआ, चीजों में और एडिशन हुआ टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास और अच्छे आए, रैम डेवलप हुई, रोम डेवलप हुई, सारी चीजें जैसे जैसे डेवलप हुई, फिर हमने क्या स्टार्ट कर दिया, सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड्स की मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। जैसे कि आप अगर आप एमटेक करोगे तो वहां पर एक कैड कैम करके एक ब्रांच होती है, ठीक है, मैकेनिकल में कैड कैम करके एक ब्रांच होती है, तो उसमें ये सारी चीजें आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है, कैसे हम लोग मॉडल करते हैं चीजों को। तो मॉडल करने का मतलब है कि अगर आप लेबोरेटरी में वो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, या वो एक्सपेरिमेंट आपके पास लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको आर्टरीज है, ठीक है, आर्टरीज या वेन्स में ब्लड को फ्लो कराना है, ब्लड को क्या कराना है, फ्लो कराना है, और इस ब्लड में आपको कोई ड्रग देनी है, मान लो आपको कोई एक ड्रग लेनी है और अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि वो फ्लो कैसे करेगा। तो आप क्या करोगे, CFD लोगे, सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, उसमें आप लोगे, आप कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करोगे, जैसे मान लो मेरा डायमीटर जितना होता है, फॉर एग्जांपल 6 mm ले लिया मैंने, ठीक है, 6 mm इज द डायमीटर ऑफ माय आर्टरी या फिर वेन, आपने डिफाइन कर दिया, एंड कंडीशंस डिफाइन कर दी, बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस ये आपको कहां से मिलेंगी, ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपको रिसर्च पेपर्स में से, ठीक है, या फिर आपको रिसर्च पेपर्स में से भी मिल जाएगा। तो आपने ये सारी चीजें डिफाइन कर दी, फिर आपने क्या करा, ब्लड लिया, ठीक है। अब भाई ब्लड क्या है, ब्लड आपका लैमिनार फ्लो है, ब्लड लैमिनार करेगा, टर्बुलेंट करेगा, वैसे तो टर्बुलेंट ही होता है, लेकिन एनालिसिस के लिए हम लोग लैमिनार मान लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशन इसमें इनपुट कर दी, तो वो आपको पूरा जनरेट करके दे देगा, पूरा सिमुलेट कर देगा। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, सिम्युलेशन, सिम्युलेशन, ठीक है। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन काफी ज्यादा यूज होती है टेक्निक्स रिसर्च में, एमटेक के लोग भी यूज करते हैं, बीटेक में भी काफी बच्चे इस पे काम करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज कोई एक सॉफ्टवेयर जरूर से सीख लीजिए, ठीक है, वो आपके बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपने क्या कर दिया, सिम्युलेट कर दिया, क्या कर दिया, सिम्युलेट। सिम्युलेट का मतलब है आपके पास ओरिजिनल इक्विपमेंट्स नहीं थे, ठीक है। मान लो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एक इक्विपमेंट में लगाना है, वो आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, आपने क्या किया, इसको कंप्यूटर में सारी चीजें क्या कर दी, इनपुट कर दी, सारे पैरामीटर्स दे दिए, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, डायमीटर ऑफ द आर्टरी या वेसल दे दिया, फिर इस वेलोसिटी ऑफ फ्लो दे दी आपने, स्पीड दे दी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड दे दी, सारी चीजें दे दी, और आपने फिर फ्लो करा के देखा कि किस तरीके से यहां पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं सिमुलेशन, और इस पर बहुत ज्यादा काम होता है, लोग सिमुलेट करके भी देखते हैं। अब कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई ऐसा भयानक सा केमिकल रिएक्शन है जो लगा नहीं सकते, या बॉडी में होने वाले कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है जो आप एक्चुअली लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर से,
ठीक है, कंप्यूटर में सारी चीज करा दी। तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर को जब कनेक्ट किया तो सब्जेक्ट बना केमी इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, केमी इंफॉर्मेटिक्स बन गया। तो ये पूरा सब्जेक्ट ही है जिसमें आप केमिस्ट्री को कपल करते हैं कंप्यूटर के साथ, फिर आप बायोलॉजी को भी कपल करते हैं, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि कोई सब्जेक्ट बस प्योर है, यहां पर इंटरडिसिप्लिनरी बहुत ज्यादा स्कोप होता है। बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर्स हो गया तो इसको हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बोलते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आप यकीन नहीं करेंगे मैटलैब को यूज करके, ठीक है, मैटलैब को यूज करके सेल्स, टिश्यूज और पता नहीं क्या क्या तो एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। सेल्स और टिश्यू से काफी काम होता है। तो अगर आप रिसर्च पेपर लिखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप रिसर्च पेपर पब्लिश करने में इंटरेस्टेड हैं, और मान लीजिए मैं आपका वेट लैब भी काम है, वेट लैब का काम मतलब है लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में आपने कुछ सिंथेसाइज किया, ठीक है, कुछ सिंथेसिस आपने करी, कुछ लैब वर्क आपने किया, फैब्रिकेशन किया, सिंथेसिस किया। तो इसके साथ अगर आप अपने सिमुलेशन वाला पार्ट भी डाल देते हो ना, तो आपके पेपर की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके पेपर के एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा कुछ बस एज होता है, वो अगर आप कर ले तो बढ़िया रहेगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके पहले भी देख रहे थे, ये था। फिर यहां पर क्या हुआ, फिर आपने क्या हुआ, धीरे धीरे अभी हम लोग 2D पर थे, 2D से कहां पर आ गए, फिर 3 डायमेंशनल में आ गए। 2D से कहां पर आ गए, 3 डायमेंशनल में आ गए। 3D में वायर फ्रेम टू 3D सर्फेसेस, फ्रेम्स पर आए, फिर सर्फेसेस, धीरे धीरे चीजों का डेवलपमेंट होता गया और इस तरीके से हम लोग यहां पर आगे बढ़ते गए, ठीक है। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ न्यू ज्योमेट्रीज। तो ज्योमेट्रीज को भी मॉडल किया जाता है, ठीक है, मॉडल्स प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम इनबिल्ट ब्लॉक्स अवेलेबल इन द सिस्टम। इनबिल्ट ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्री अवेलेबल प्रोग्राम्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे आप देखोगे आपके कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, कैड हो गया, कैम हो गया, इन सब में कुछ इनबिल्ट क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स वुड बी द राइट वर्ड। मैटलैब में मॉड्यूल्स होते हैं तो उसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो इनबिल्ट होते हैं। फिर क्या है, blocks available in the system, moving the images around on the screen, zooming it on certain features। तो ये सारे फीचर्स हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपको फोकस करना है तो आप उस पे ले गए, उसको फोकस करके देख लिया, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं थ्रू आउट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में, ठीक है, बहुत जगह पर यूज होते हैं और डिफरेंट फील्ड्स में भी होते हैं इंजीनियरिंग की। कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग टू स्ट्रेंथ डायनामिक एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स एंड असेंबली प्लानिंग। तो ये सब टॉपिक्स हैं, ये सारे हमारे एरियाज हैं जहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज अ फास्टर क्यों, क्योंकि भाई यहां पर आपने कंप्यूटर यूज किया है और कंप्यूटर में क्या होता है, रैम होता है, और रैम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। ये सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। तो ये रैम की वजह से क्या होता है, जितनी ज्यादा रैम होगी भाई यहां पर कैलकुलेशन स्पीड, अगर हम बात करें, देखो कैलकुलेशन प्रोसेसिंग की स्पीड यहां पर ह्यूमन से तो ज्यादा ही होती है, इसीलिए फास्टर हो जाएगा, काफी ज्यादा एक्यूरेट भी है। मेथड ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन और देन द कन्वेंशनल का मतलब होता है जो नॉर्मली आप पेपर पेन पे जो कर रहे हो ना, उससे काफी ज्यादा यहां पर एडवांटेजेस होता है। ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत भारी चीज है नहीं। दिस हैज बिकम पॉसिबल थ्रू द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स यहां पर मिले, इंक्रीज डिजाइन प्रोडक्टिविटी, आपकी डिजाइन में जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज अवेलेबल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कई सारे सॉफ्टवेयर में प्री लोडेड मॉड्यूल्स होते हैं, पहले से इसमें मॉड्यूल्स प्रेजेंट है, पहले से इसमें काफी ज्यादा डेटा प्रेजेंट है, तो आपको डायरेक्ट उस डेटा को यूज कर लेना है। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द डिजाइन, भाई डिजाइन में भी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो बिल्कुल मतलब बट ऑब्वियस चीज है। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सारी चीजें आपको किससे करनी, कंप्यूटर से करनी है। तो आजकल तो आपको पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, जैसे बात करूं ग्रामरली आ गया है आपका, क्विलबॉट आ गया है आपका, ठीक है, टर्निटिन आ गया है, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं। ग्रामरली इज फॉर इंप्रूविंग द इंग्लिश पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, क्विलबॉट पैराफ्रेजिंग के लिए होता है, जैसे मान लो है कि दिल गलती कर बैठा है तो उसको क्या बना देगा, गलती कर बैठा है दिल, तो वहां पर उसमें प्लैगरिज्म का इशू नहीं आएगा।
उसके अलावा टर्निटिन आपका प्लैगरिज्म चेक करने के लिए होता है, ये कपिल सिब्बल द्वारा सारे IITs एंड NITs को दिया गया था सॉफ्टवेयर, और उसमें आप लोग क्या करते हो, चेक करते हो कि भाई प्लैगरिज्म कितना है, मतलब आपने कहीं से डायरेक्ट लेके कॉपी पेस्ट कर दिया तो वो काफी ज्यादा प्लैगरिज्म में आ जाएगा। तो आई थिंक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिफर करता है, कुछ इंस्टीट्यूशन में 10% होना चाहिए, 10% है उससे कम, कुछ में 15%। जब मैंने सबमिट किया था अपना एमटेक में तो मेरे क्लास में सबसे कम था प्लेगरिज्म 25% अराउंड था, तो मेरा तुरंत सबमिट हो गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर क्या है, डिजाइन स्टैंडर्डाइजेशन। भाई स्टैंडर्डाइजेशन क्यों यहां पर पॉसिबल है, क्योंकि आपने मान लो कोई भी चीज का डिजाइन किया, किसी भी चीज का मॉडल बनाया, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, इस मॉडल को आपने अपनी मेमोरी में सेव कर लिया। अब मान लो आप फिलहाल अभी कहां पर हो, कनाडा में हो, आपने क्या किया, ये मॉडल उठाकर ईमेल कर दिया कहां पर, ब्राजील में, तो यहां पर भी सेम ही उससे काम होगा ना। तो भाई जब यहां पर जो चीज सेम थी वही यहां पर भी चली गई, तो आपका प्रोसेस क्या हो गई, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस, डेटाबेस तो आप बना ही रहे हो पूरा, ठीक है भाई, क्योंकि कंप्यूटर से काम हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्या है न्यूमेरिकल कंट्रोल? न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब है, न्यूमेरिक का मतलब है नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। तो नंबर्स की मदद से हम किसे कंट्रोल करेंगे, मशीन्स को कंट्रोल करेंगे। एक बहुत बेसिक सा डाउन टू अर्थ डेफिनेशन यही हुआ कि बाय यूजिंग दीज नंबर्स और बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स वी आर गोइंग टू कंट्रोल द मशीन्स। ठीक है, हम लोग मशीन्स को यहां पर कंट्रोल करेंगे। अब इसमें देखिए, न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ मशीन टूल्स, मशीन टूल्स को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इज अ मेथड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कमांड दे देना है, बाकी उस कमांड की मदद से आगे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इन विच द फंक्शंस ऑफ मशीन टूल्स आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम्स। तो ये प्रोग्राम कौन बनाएगा, ये प्रोग्राम आप भी बना सकते हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कोड्स होते हैं, कोडिंग होती है। या तो आप कोडिंग कर सकते हो, बाकी कुछ कोडिंग अवेलेबल होती है। ठीक है, बाकी कुछ कोडिंग अवेलेबल होती है, या तो आप भी इस कोडिंग को कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, सिंबल्स हो गए। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स के यहां पर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इन प्रोग्राम्स में क्या होता है, प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसीड कराना है, किस तरीके से काम आपका होना है। एज वेल एज द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स किस चीज के, मशीन के पार्ट्स की। भाई मान लो एक ड्रिलिंग वाला है, एक मिलिंग वाला है, तो वहां पर कमांड जाएगा, पहले ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के बाद से फिर आपका मिलिंग होने वाला है। तो मतलब अल्टीमेटली मूवमेंट कैसे होना है आपके मशीन कंपोनेंट्स का, ये चीज इसमें प्रोग्राम्स में सारी चीजें पहले से क्या होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, इसमें से इसको इंस्ट्रक्शंस लोडेड होते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सुटेबल फॉर जॉब्स विद कॉम्प्लेक्स पार्ट ज्योमेट्रीज और मैथमेटिकली डिफाइंड कॉन्टूर्स। ठीक है, एंड रिक्वायर हाई एक्यूरेसी एंड रिपीटेबिलिटी सच एज एयरफॉइल्स। जैसे एयरफॉइल्स क्या होते हैं, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स होते थे हमारे, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे इस तरीके से चला जाता था, ये एयरफॉइल होता था। यहां पर हमने फ्लो सेपरेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, टरबाइन ब्लेड्स, तो टरबाइन ब्लेड्स हो गए, एयरफॉइल्स हमारे वो रीजन्स हो गए जहां पर हमें बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है। ठीक है, इट इज मोस्टली अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल और मीडियम, स्मॉल से लेके मीडियम लॉट साइजेस के लिए, रेंजिंग फ्रॉम द यूनिट अप टू सेवरल हंड्रेड यूनिट्स। तो छोटे से लेके अप टू सेवरल हंड्रेड यूनिट्स तक हम लोग न्यूमेरिकल कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, और वहां पर भी जहां पर फ्रीक्वेंट चेंजेस प्रोडक्ट डिजाइन में करने हैं। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा बोल बनाया, आपने कोई एक ऐसा बोल बनाया, ठीक है, अब मान लो मुझे कोई डिजाइन में चेंज करना है, मुझे इस बोल के आगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा ये चाहिए। ठीक, तो होगा क्या, कुछ नहीं करना है आपको, कोडिंग बस चेंज कर देना। कोडिंग को अगर आप चेंज कर देंगे तो आपको पूरा, पहली बात तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पार्ट चेंज करना है कोडिंग की मदद से आप वही काम चेंज कर सकते हैं। An important application of numerical control is seen in the form of inspection of machines. मशीन को इंस्पेक्ट करना known as coordinate measuring machines, CMMs, ठीक है, इन कंट्रोलिंग रोबोट्स। तो रोबोट्स आपको पता है हमारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो यूनिट्स होती हैं, वहां पर हमारे रोबोट्स की मदद से
काम किया जाता है। तो उन रोबोट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करना, उनके मूवमेंट्स को मॉनिटर करना किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्योंकि यहां पर जो भी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होगी वो आपके कंपोनेंट्स को क्या देगी? कमांड देगी अकॉर्डिंग टू द कोड्स जो कि आपने इसमें इनपुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो यहां पर एलिमेंट्स हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल के क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? प्रोसेस इंफॉर्मेशन होता है, किसमें आपने दिया? एक पार्ट प्रोग्राम बना के दिया, एक प्रोग्राम बना के दिया। पार्ट ज्योमेट्री एंड टेक्नोलॉजी डिटेल, सारी डिटेल्स आपने क्या किया? इनपुट कर दिया। ये आपने क्या दे रहे हो? ये आप इनपुट दे रहे हैं यहां पर। फिर ये क्या बन गया? पार्ट प्रोग्राम बन गया। पार्ट प्रोग्राम से कहां गया? ये मशीन कंट्रोल यूनिट में गया, फिर प्रोसेसिंग यूनिट में गया। तो कौन कौन से पार्ट्स हमारे हो गए? प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मतलब पार्ट प्रोग्राम हो गया, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे किसके एलिमेंट्स हैं? सॉरी, ये हमारे न्यूमेरिकल कंट्रोल के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो हर पार्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और प्रीवियस वाले जैसे मशीन के पहले कौन हो गया? पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम से जो भी हमारे कोड्स हैं वो जाएंगे कंट्रोल यूनिट में, फिर यहां से जाएंगे आपके फाइनली वो प्रोसेस होंगे आगे फर्दर। अब जैसे बात करें पार्ट प्रोग्राम की, तो पार्ट प्रोग्राम बेसिकली है क्या? पार्ट प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप कमांड्स है। मतलब आपने कमांड की एक लिस्ट पूरी जनरेट कर दी। मान लीजिए पहले आपका क्या होगा? वॉशिंग होगा, वॉशिंग ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस पे वॉशिंग होगी। उसके बाद मान लीजिए आपने क्या किया? सरफेस पे क्लीनिंग यूजिंग एसिडिक, या मान लो कोई भी एक स्पेसिफिक लिक्विड है। उसके बाद अब इसमें ड्रिलिंग होनी है। ठीक है, ड्रिलिंग के बाद अब मान लो इसकी मिलिंग होनी है। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, पहले पहले क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीजें क्या कर दी हैं? अरेंज कर दी हैं। पहले से ही हम लोगों ने उसे प्रायोरिटाइज कर दिया। इट रिक्वायर्स बेसिक इंफॉर्मेशन इन 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज? ज्योमेट्री क्या रखनी है, ठीक है, प्रोसेस क्या क्या होनी है, मान लो कटिंग होनी है, और इसमें कटिंग हो रही है तो कितनी फीड देंगे, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है, कितना यहां पर स्पीड रखना है, क्या कटिंग टूल लगेगा, ठीक है, हाई स्पीड स्टील का लगेगा, कार्बाइड का लगेगा, सिरेमिक्स का लगेगा। ये हो गया। पार्ट प्रोग्राम को लिखा जाता है इस चीज को ध्यान में रख के कि हमारे जो कोड्स हैं, ठीक है, और सिंबल्स हैं वो क्या हो जाए? मशीन द्वारा समझे जाएं। भाई अगर आप ऐसे कोड्स लिख दोगे जो मशीन समझ ही नहीं पा रही है तो फाइनल आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट प्रोग्राम। अब मशीन कंट्रोल यूनिट दूसरा आपका आया। मशीन देखो यहां पर था ना, मशीन कंट्रोल यूनिट। पहला तो पार्ट प्रोग्राम हो गया, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट को एमसीयू एब्रीविएट करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोलिंग फंक्शंस को कैरी आउट करेगा। किसके अकॉर्डिंगली? उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो कि आपके पार्ट प्रोग्राम ने इसे दिए हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस देगा वो कौन कैरी आउट करेगा? मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मॉडर्न न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी की बात करें तो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर, अपने आप में एक छोटा सा कंप्यूटर है, एंड रिलेटेड टू द कंट्रोल हार्डवेयर दैट स्टोर्स द पार्ट प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करता है? कंट्रोल हार्डवेयर और स्टोर करेगा पार्ट प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस को। एग्जीक्यूट्स बाय कन्वर्टिंग ईच कमांड इनटू अ मैकेनिकल एक्शन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आपने एक कोड लिखा, ठीक है, आपने क्या लिखा? एक कोड लिखा। इस कोड को किसमें कन्वर्ट, ये कहां गया? ये पार्ट प्रोग्राम था। फिर मशीन कंट्रोल यूनिट, इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक मैकेनिकल एक्शन में। ठीक है, मैकेनिकल एक्शन में से कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन ऑफ द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट वन कमांड एट। तो एक कमांड को एक बार में इसने कन्वर्ट किया और फाइनली एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं? फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स भी इसमें लगे होते हैं। तीसरा और लास्ट जो एलिमेंट है हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल का वो है प्रोसेसिंग। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो देखिए है क्या यहाँ पे? परफॉर्म्स द एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क। तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन का वर्क है, क्योंकि अभी ऊपर क्या हो रहा था वो तो प्री प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन के पहले हमें जितना भी डेटा देना था हमने सब चीज दिया, पार्ट प्रोग्राम दिया, जिसको मशीन कंट्रोल यूनिट ने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया, उसको सीक्वेंशियली अरेंज करके उसको मैकेनिकल एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। डिफाइंड प्रोसेसिंग स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द मशीन कंट्रोल यूनिट व्हिच इज ड्रिवन बाय द इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द पार्ट प्रोग्राम। तो
तो अल्टीमेटली सबसे पहला आपका क्या था, पार्ट प्रोग्राम था, फिर आपका मशीन कंट्रोल यूनिट था, और फिर आपका प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, एंड आपका प्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में कुछ और नई बातें करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज और आने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे चैनल पर। फिलहाल अभी हमारे गेट 2021 का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च होगा। ठीक है, ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, ये होगा हमारे 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को लॉन्च होगा। इसके अलावा हमारा एसएससी जेई, ठीक है, एंड यूपीपीएससी ए, एसएससी जेई यूपीपीएससी ए का ऑलरेडी कोर्स हमारा चल रहा है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को गेट एक्सक्लूसिव, गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का दोनों का टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है, दोनों का टेक्निकल वाला पार्ट, ये आप लोगों के लिए और नए नए कोर्सेज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और ये भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर आने वाले हैं। हमारी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, हमारी आप एप्लीकेशंस को जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और यहां पर आप कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे पढ़ेंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। साथ आपको बनाए रखना है मेरा, मुझे सपोर्ट करते रहिए। चैनल आपका है, आपकी वजह से चल रहा है, आपकी वजह से ही आगे चलना है, और कुछ अच्छा मैं आप लोगों के लिए कर पाऊं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से सपोर्ट की ही मतलब इच्छा रखता हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।